हेलो गाइस। तो सबसे पहली बात भाई, आप सब लोग एकदम मजे में होंगे, यही मैं आशा कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ। और भाई खाओ पियो बढ़िया, और एक ना मतलब खाओ कम पियो ज्यादा, क्योंकि यार गर्मी वगैरह आप देख ही रहे हैं कितनी ज्यादा। और पीने से मतलब आपको पता है मेरा क्या है कि भाई जूस वगैरह लीजिए, नींबू पानी वगैरह पीजिए, ताकि आपकी हेल्थ वगैरह फिट रहे, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज्यादा है। इवन भाई मेरे को भी जब हम ये शूट करते हैं तो गर्मी वगैरह काफी ज्यादा फील करनी पड़ती है उस टाइम पे, क्योंकि फैन चलाएंगे आवाज आएगी, एसी चलाएंगे आवाज आएगी। तो भाई ये सब करना पड़ता है, क्या करें। बट हम भी नींबू पानी वगैरह टाइम टू टाइम पीते रहते हैं। तो भाई अब आते हैं मेन टॉपिक पे। देखिए आजकल आप न्यूज में सुन रहे होंगे, जो कर्नाटका के फॉर्मर सीएम है बीएस येदुरप्पा जी, उनके खिलाफ जो है भाई पॉक्सो एक्ट का एक केस हो गया है। पॉक्सो के एक सेक्शन उन पर लग गया है, तो जिसको लेकर भाई फिर उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू इशू हो गया, यानी कि नॉन बेलेबल वारंट। फिर हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट से स्टे वगैरह लग जाता है। तो ये आखिरकार पूरा सब चल क्या रहा है, मतलब ये हो क्या रहा है, इस बारे में हम बात करेंगे। देखो भाई, मैं कोई न्यूज चैनल नहीं हूँ, मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं कोई न्यूज वगैरह नहीं चलाता कि ब्रेकिंग न्यूज ये हो गया वो हो गया, नहीं। एक जो प्रोसीजर चल रहा है ना, जो हम टाइम टू टाइम सुनते हैं, मेरा मानना भाई 80 से 90% जो लोग हैं वो सिर्फ न्यूज सुनते हैं, इसके खिलाफ ये चल गया। गहराई में या उनको चीजें सिंपली तौर पर समझ नहीं आती, पता नहीं लगता, बस ये पता हाँ भाई इसके खिलाफ कोई पॉक्सो एक्ट लग गया। बहुतों को पॉक्सो एक्ट के बारे में भी नहीं पता होता। तो ये जो वीडियो होती है, ये एक वो होती है, जो भी इंसिडेंट्स चल रहा है, जो भी घटनाएं चल रही हैं, उसको आपसे कैसे कनेक्ट करा जाए, कैसे एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया जाए, इस वीडियो के अंदर हुआ है। देखो भाई होता क्या है, एक लेडी अपनी बेटी के साथ फरवरी के महीने में, जो हमारे फॉर्मर कर्नाटका के सीएम है येदुरप्पा जी, उनके घर पे जाती हैं कोई 420 के मुकदमे के को लेकर। उसके बाद जब वो वहां से आ जाती है, फिर पता लगता है कि वही वो थानों में जा जाके चक्कर काट रही हैं, और वो पॉक्सो एक्ट के अंदर एफआईआर कराने में लगी पड़ी है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट धाराएं, आईपीसी ले लो, पॉक्सो ले लो, उनमें कराने के लिए वो इधर उधर जा रही हैं। क्योंकि जो वो गर्ल थी, वो माइनर थी। एलिगेशन ये निकल कर आया कि भाई ये जो गर्ल, मतलब जो उनकी बेटी थी, उनके साथ जो सीएम है वहां के, मतलब जो फॉर्मर सीएम है, पहले सीएम थे अब सीएम नहीं है, उन्होंने उनको सेक्सुअली हरासमेंट उनका कराए। ये इस तरह के एलिगेशन उन पर लगाए जा रहे थे कि भाई मेरी बेटी के साथ छेड़खानी हुई है। अब इसमें होता क्या है कि भाई पहले तो ये सुनने में आता है कि एफआईआर नहीं हो रही, ये बात है वो बात है, लेकिन फाइनली मार्च में जाकर जो वहां का पुलिस स्टेशन है सदाशिव नगर, वहां पर जाकर एफआईआर कर ली जाती है। लेकिन बाद में फिर ये आता है कि भाई जैसे 4 टाइम वो सीएम रह चुके हैं कर्नाटका के, तो एक काफी जाना माना नाम है, तो ऐसे में उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में फिर वहां की जो गवर्नमेंट है प्रेजेंट टाइम की, उन्होंने क्या करा, ये मामला वहां की पुलिस से लेकर वहां की जो सीआईडी है उसको दे दिया। अब बोलेंगे सीआईडी, यार सीआईडी तो टीवी वगैरह में देखते थे, क्या सीआईडी वगैरह आज भी है या नहीं? मैं आपको बताऊं हकीकत में तो सीआईडी आज भी एग्जिस्टेंस में है। सीआईडी अपना काम करते हैं, स्टेट टू स्टेट बॉडीज होती है डिफरेंट डिफरेंट। इसको सीबीआई से कंपेयर ना कीजिएगा, क्योंकि सीबीआई एक सेंट्रल एजेंसी है, उससे नहीं। बट ये स्टेट टू स्टेट, जैसे सीबीआई सेंट्रल में काम करते हैं, स्टेट लेवल पे ये काम करती है। तो सीआईडी को ये मामला ट्रांसफर कर दिया गया। अब इसके बाद क्या होता है, जब सीबीआई को यह मामला ट्रांसफर कर दिया गया, तो इसमें जो एफआईआर हुई वो एफआईआर सेक्शन 8 ऑफ पॉक्सो एक्ट और 354 ऑफ आईपीसी। इसमें एक ध्यान रखना, 376 ऑफ आईपीसी नहीं लगी, यानी कि ये रेप केस बिल्कुल भी नहीं है। हम जनरली तौर पे पॉक्सो सुनते हैं या सेक्सुअल हरासमेंट की कोई बात सुनते हैं तो हम उसको जनरली रेप से जोड़ने लग जाते हैं, लेकिन इसके अंदर कहीं भी रेप का जिक्र तक नहीं है। और अगर बातें करी जाए इस बारे में, अब क्या होता है भाई, जो ट्रांसफर हो गया सीआईडी को, अब सीआईडी जाहिर सी बात अपने हिसाब से केस को देखेगी, तो सीआईडी इसमें भेजती है समन। समन किसको? जो एक्यूज बताए जा रहे हैं, जो फॉर्मर कर्नाटका के सीएम है येदुरप्पा जी, मैं शॉर्ट फॉर्म में येदुरप्पा ही बोलूंगा। तो भाई उनको समन जाता है, उनको बोला जाता है कि भाई आप आके अपेयर हो। ये अप्रैल टाइम में उनको समन भेजा जाता है, तो ऐसे में वो आके अपेयर हो जाते हैं फर्स्ट समन पे। अब सेकंड समन जब सीआईडी द्वारा इशू करा जाता है उनको, अराउंड ये आपका 9 या 8 जून के आसपास उनको समन इशू करा जाता है, जिसमें वो अपेयर नहीं होते। वो रीजन ये देते हैं कि भाई मैं इस टाइम पे यहाँ पर नहीं हूँ और मैं 17 तारीख को अपेयर हो जाऊंगा आपकी सीआईडी में, मैं अपेयर हो जाऊंगा, तो फिर आपको जो भी मेरे से पूछताछ करनी है, जो भी बात है वो मैं आके वहां पे कर लूंगा। तो ऐसे में क्या होता है, सीआईडी फटाफट पहुंच जाती है
कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंच जाती है, तो वहां पर जाकर बताती है कि भाई ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है, अब ये देखिए इन्वेस्टिगेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हमारी बात नहीं मान रहे हैं, तो कैसे ना कैसे इनके खिलाफ पे वारंट इशू करे, वो एक ऐसी एप्लीकेशन डालते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं भाई, देखो जनरली तौर पे होता है क्या, जैसे अभी इसमें जो भी चल रहा है सिनेरियो, इसमें ये होता है भाई, अगर आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ, आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, वो आपको बुला रही है, आप नहीं कर रहे, तो ऐसे में क्या होता है, आपके खिलाफ वारंट इशू हो जाते हैं। इवन अगर आप कोर्ट के अंदर भी अपेयर नहीं हो रहे, तो आपके खिलाफ भी नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाते हैं। तो ठीक इनके साथ ऐसी हुआ, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने अपेयर होने से इन्होंने सेकंड डेट पर मना कर दिया। रीजन ये दिया कि मैं आउट ऑफ द स्टेशन हूं, मैं 17 तारीख को आके अपेयर हो जाऊंगा। जिसके बाद वहां की जो वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उन्होंने नॉन बेलेबल यानी कि एनबीडब्ल्यू, आपने एनबीडब्ल्यू कई जगह पढ़ा होगा, जिसको बोलते हैं नॉन बेलेबल वारंट, तो नॉन बेलेबल वारंट इनके खिलाफ इशू कर दिया। अब जब इनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू हुआ, तो ये काफी ज्यादा मतलब न्यूज वायरल हो गई भाई, जगह जगह फैल गई कि भाई एनबीडब्ल्यू इशू हो गई इनके खिलाफ। अब ये सीधा चले गए हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट में जाके इन्होंने जनरली तौर पे एक आम लैंग्वेज में बोलो 2 पिटीशन फाइल करी। पहली पिटीशन क्या फाइल करी, पहली पिटीशन ये कि भाई ये जो एफआईआर है, ये जो केस है, इसको क्वैश करो, एफआईआर को क्वैश करो, पहली चीज है। दूसरी चीज है, ये जो मेरे खिलाफ एनबीडब्ल्यू इशू है, इनको कैंसिल करके स्टे लगाया जाए। एक तरह से बोला जाए तो भाई एंटिसिपेटरी बेल को इन्होंने बोला कि भाई एक तो एनबीडब्ल्यू कैंसिल करो और मेरे को एंटिसिपेटरी बेल दी जाए। एंटिसिपेटरी बेल क्या होती है भाई, देखो एंटिसिपेटरी बेल ये होती है जब आपके खिलाफ एफआईआर वगैरह हुई, आपको खतरा है कि भाई अब पुलिस आपको कभी भी अरेस्ट कर सकते हैं, पुलिस करे, कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करे, चाहे सीबीआई हो, सीआईडी हो, तो ऐसे में आप स्टेट और उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट आप बेल लेने जा सकते हो। तो एंटिसिपेटरी बेल के अंदर ये सीधा चले गए हाई कोर्ट, डायरेक्ट हाई कोर्ट भी आप जा सकते हो, ये वहां चले गए और इन्होंने भाई बेल के लिए बोला। अब ये मामला कहाँ चला गया, हाई कोर्ट। लेकिन जो एनबीडब्ल्यू इशू है, वहां पे क्या रीजन दिए गए, वहां पे रीजन दिए गए कि भाई इनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू इसलिए इशू हो जाने चाहिए क्योंकि ये भाग सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तीसरी चीज, ये जो है एविडेंसेस के साथ छेड़खानी वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि 4 टाइम ये फॉर्मर सीएम, मतलब 4 टाइम ये सीएम रह चुके हैं, अभी ये फॉर्मर सीएम है। और दूसरी चीज, जो इनका बेटा है वो अभी प्रेजेंट टाइम में एमपी है, तो इनका काफी ज्यादा एक जो बोलते हैं भाई दबदबा है वहां पर, जो एपीपी यानी कि एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट के अंदर बोला इस बात को, जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने ये बात बोली, तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू इशू कर दिए। अब भाई हाई कोर्ट में ये के 2 पिटीशन उन्होंने फाइल कर दी, तो 2 पिटीशंस में से एक पिटीशन की हेयरिंग जब हुई, कौन से वाले की, एंटिसिपेटरी बेल यानी कि एनबीडब्ल्यू इशू क्यों कैंसिलेशन करने की, तो उसको लेकर जब ये पिटीशन आई कोर्ट के सामने, तो जज ने 3-4 चीजें बातें करी, जिसमें एक बहुत ज्यादा फेमस क्वाइट हुआ, टॉम डिक एंड हैरी। कोर्ट ने सबसे पहली चीज भाई सबमिशन लिए दोनों साइड से, जो जनरली तौर पर सबमिशन लिए जाते हैं। तो ऐसे में जो वो थे एसपीपी यानी कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट थे, या फिर आप कह सकते हो जो सीआईडी को रिप्रेजेंट कर रहे थे कोर्ट के अंदर, उन्होंने भी सेम जो नीचे बातें बोली, वो यही बातें बोली कि भाई इनको ऐसे बेल वगैरह नहीं दी जाए, और हमने जो नीचे एनबीडब्ल्यू की एप्लीकेशन मूव करी थी वो इस वजह से करी थी क्योंकि भाई ये भाग जाए, एविडेंसेस के साथ छेड़खानी कर दे, ये डिस्ट्रक्शन वगैरह कर सकते हैं, विटनेसेस वगैरह भी अगर होंगे तो उनके साथ भी ये वो कर सकते हैं छेड़खानी। इसमें मैं एक चीज और बता दूं, जो वो लेडी थी जिन्होंने एफआईआर करी थी, क्योंकि माइनर थी, वो माइनर और लेडी गए थे, दोनों माँ बेटी गई थी, तो इनमें जो मदर है वो एक्सपायर हो गई हैं। वो बताया जाता है कि भाई हार्ट अटैक उसका रीजन दिया जाता है कि भाई उनको कैंसर वगैरह था, तो अटैक वगैरह की वजह से वो एक्सपायर हो गई। लेकिन बहुत सारे लोगों का वही है कहना कि भाई ये षड्यंत्र था, जानबूझ के मार दिया गया ये वो। और जो येदुरप्पा जी जो गए हैं हाई कोर्ट में, वो इसलिए हाई कोर्ट गए हैं क्वैशिंग को लेकर। क्वैशिंग के अंदर जो उन्होंने मेंशन करा, ये बोला कि भाई इस लेडी ने ऑलरेडी कई सारे केस डाल रखे हैं बहुत सारे लोगों पर, इंक्लूडिंग जजेस, इंक्लूडिंग जो पुलिस है या जो जुडिशरी में जो लोग हैं, उनके ऊपर भी इस लेडी ने केस वगैरह इन्होंने डाल रखे हैं। तो भाई ऐसी डिफरेंट बातें जो पिटीशन के अंदर लिखी गई है, जो न्यूज़ वगैरह में आई थी, मैं उस चीज़ को लेकर, हालांकि पिटीशन वगैरह नहीं पढ़ी ना देखी, लेकिन जो बातें सुनने में आई थी जो न्यूज़ वगैरह में थी, तो ये क्लेम डाले गए हैं। अब भाई इसके बाद आ जाओ
हाई कोर्ट में अब जो पिटीशन की हेयरिंग चल रही थी, तो हाई कोर्ट ने इस पे ये बोला, पहली चीज भाई ये फॉर्मर सीएम है, ये ऐसा नहीं है कि भाई कोई अननोन पर्सनालिटी है या ऐसा है फॉर्मर सीएम है। उन्होंने खुद जो एसपीपी थे यानी कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उनसे पूछा कि भाई क्या आपको लगता है कि ये अभी जो गए हैं ये वापसी नहीं आएंगे, ये भाग जाएंगे? ऐसा कुछ भी हमें तो नहीं लगता, पहली चीज है। दूसरी चीज उन्होंने ये बोली कि वो आप कैसे कह सकते हो कि वो इन्वेस्टिगेशन को नहीं मान रहे, इन्वेस्टिगेशन को फॉलो नहीं कर रहे, आपकी बातें नहीं मान रहे। फर्स्ट समन पे अपेयर हो गए, सेकंड समन पे अपेयर नहीं हुए, बट उन्होंने रिटर्न में ऑलरेडी दे दिया है कि भाई मैं अभी नहीं, मैं 17 तारीख को अपेयर हो जाऊंगा। तो आप अलाउ कर दो। आप ये किस बात पे कह सकते हो कि भाई वो आपको फॉलो नहीं कर रहे, आपकी बातें नहीं मान रहे हैं, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं? आप किस बेसिस पे कह सकते हैं? वो कोई टॉम डिक एंड हैरी नहीं है जो भाग जाएंगे, वापसी नहीं आएंगे। वो एक फॉर्मर सीएम है जो 4 बार ऑलरेडी सीएम रह चुके हैं। तो इस तरह की चीजें कहना या कुछ ना कुछ बातें करना, ये कहीं भी किसी भी तरह में रेलिवेंट नहीं है। और एकदम से एनबीडब्ल्यू वारंट किसी के खिलाफ इशू कर जाना, अगर किन्हीं ऐसी पर्सनैलिटीज के साथ भी इस तरीके की चीजें होंगी तो सोचे एक आम आदमी की तरह क्या चीजें होंगी। ये कर्नाटका हाई कोर्ट ने ऐसी कुछ बातें बोली थी जो हमारे एसपीपी थे, यानी कि आपका स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो थे, उनको ये बातें बोली की गई। और उन्होंने भी बोला कि भाई जब फर्स्ट नोटिस गया था वो अपेयर हो गए थे, सेकंड नोटिस पे वो नहीं आ रहे, बट रिटर्न में उन्होंने दे दिया कि भाई मैं नेक्स्ट इस फला डेट पर अपेयर हो जाऊंगा। तो बात खत्म, उसमें आपको फिर जाके एनबीडब्ल्यू इश्यू कराने की क्या जरूरत थी? तो उन्होंने सिंपली एक तो एनबीडब्ल्यू को कैंसिल कर दिया, और दूसरी चीज ये करी कि उन्होंने ये बोला कि भाई जो मतलब आपका जो एनबीडब्ल्यू कैंसिल कर रहे हैं उसके बाद इनके अरेस्ट पर हम स्टे लगा रहे हैं। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि अरेस्ट पर स्टे लग गया, तो यानी कि उनको एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट हो गई है एक तरीके से। हालांकि कहीं भी ये वर्ड एंटिसिपेटरी वर्ड मेंशन नहीं है, लेकिन अगर सबको जोड़ जाड़ के देखा जाए तो भाई ये एंटिसिपेटरी बेल की ही बात यहाँ पर चल रही है। तो एंटिसिपेटरी उनको बेल मिल गई है, और हालांकि 17 जून को वो अपेयर हो चुके हैं। अभी जो 17 जून गई है, कल ही गई है 17 जून, तो कल वो मंडे के दिन में कोर्ट में मतलब वहां पर जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है यानी कि सीआईडी, वहां पर जाके वो अपेयर हो चुके हैं सीआईडी में। हाँ, कोर्ट ने एक चीज ये भी बोली कि भाई मेरे को कहीं ना कहीं, जो हाई कोर्ट है उन्होंने बोला कि हमें कहीं ना कहीं डाउट लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ इस केस को लेकर है, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कोर्ट को जो प्रूव है वो इतने सफिशिएंट ना लगे हो, जिनको देखकर कोर्ट को लग रहा हो केस। और फ्यूचर में ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि कोर्ट को इस एफआईआर को क्वैश करना पड़ जाए, क्योंकि अगर कोई भी रेलिवेंसी नहीं है। क्योंकि एक जो ये पॉइंट है ना कि भाई इस लेडी ने कई लोगों पर, ये जो लेडी है इन्होंने कई लोगों पर केसेस वगैरह डाल रखे हैं, तो उस चीज को देखना काफी ज्यादा वो होगा। हालांकि अभी देखा जाए, क्योंकि जब तक कोर्ट का वो नहीं आता, मैं तो एक आइडिया से बता रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से सिचुएशंस चल रही हैं अभी, लेकिन फाइनल कोर्ट क्या इसमें डिसीजन देता है क्या नहीं देता वो तो कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट ही बताएगा। तो यही सारी चीजें हैं, और तो कुछ है नहीं। होपफुली आपको भाई समझ आ गया होगा कि किस तरीके से कोर्ट हेयरिंग वगैरह चल रही हैं, क्या क्या कोर्ट में चल रहा है इस केस को लेकर। हालांकि इनके ऊपर जो ये फॉर्मर सीएम है, इनके ऊपर कई सारे केस और डिफरेंट एक्ट्स और सेक्शंस के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन ये जो सेक्सुअल हरासमेंट का एक केस है 354A ऑफ आईपीसी और सेक्शन 8 ऑफ पॉक्सो एक्ट, ये जो है ये इनके ऊपर एक लौता केस है। देखते हैं बाकी क्या होता है क्या नहीं होता। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ चीज नहीं समझ आई, आपको कुछ शिकायत है, तो कमेंट सेक्शन में भाई मेंशन करिए, हम उसका टाइमली रिप्लाई कर देंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना, वीडियो शेयर कर लो ना। खुश रहो, बढ़िया रहो भाई, गर्मी वर्मी से बच के रहो बहुत ज्यादा, और जहाँ पर बारिश वगैरह पड़ रही है वहाँ तो भाई एंजॉय करो। तो ठीक है, मिलता है हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।